हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो आप पहले सुने प्रॉब्लम क्या है। अ कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप इनिशियली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मूविंग with velocity v vector equal to v naught I cap in a non-uniform magnetic field, b vector equal to b naught 1 plus y by l to the power whole beta k cap। ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया है as shown in figure। चित्र में भी आपको दिखाऊंगा। if v naught, b naught, l and beta are positive constants and delta phi is the potential difference developed between the ends of the wire, then the correct statements is R। चूंकि एक मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम है तो हमें सभी ऑप्शंस को बारी बारी से चेक करना होगा। एक बार आप क्वेश्चन का बेसिक जो थीम है उसे समझ लें, डायग्राम को देख लें, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे। आपको कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस प्लेन पर एक वायर दिया हुआ है जिसका शेप पैराबोलिक है और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। ये प्रॉब्लम में गिवन है कि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन से दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस रीजन में दी गई है जिसका डायरेक्शन आउट ऑफ बोर्ड बता रखा है, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड, और इसका स्ट्रेंथ है b नॉट इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एल टू द पावर होल बीटा, और k कैप इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्योंकि I एक्सिस और J एक्सिस ये दोनों हैं तो k कैप अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड ही होना चाहिए। इसके अलावा v नॉट जो इस प्रॉब्लम में यूज हो रहा है वो इसकी वेलोसिटी के रूप में दिया गया है, यानी ये जो वायर है पैराबोलिक, ये जिस वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ को v नॉट बताया गया है। सो v वेक्टर v नॉट I कैप गिवन है, b वेक्टर b नॉट 1 प्लस y बाय l बीटा k कैप गिवन है। V नॉट, B नॉट, L और बीटा इन सभी को पॉजिटिव कांस्टेंट कहा गया है। आपको इस वायर के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको वेरीफाई करना है। तो पहले एक जनरल सी बात ध्यान से समझ लें। चूंकि प्रॉब्लम इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, मैं इनका नाम O और P रख लेता हूं, क्योंकि O और P टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड पर बेस्ड ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस डेल्टा फाई की वैल्यू को एनालाइज कर लेते हैं ताकि हम डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें। आप ध्यान दें कि जो कोऑर्डिनेट गिवन है इन दोनों टर्मिनल्स के वो भी डायग्राम में बने हुए हैं, तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। इस टर्मिनल को अंडररूट एल दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये वाले टर्मिनल का जो वैल्यू है वो एल दिया हुआ है, और आप देख पा रहे हैं कि रूट और एल इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो क्या ऑप्शंस हैं, अब उनको पढ़ने से पहले एक बार हम पहले डेल्टा फाई कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस पे आएंगे। हमें O से P तक दोनों टर्मिनल के बीच में इस वायर में EMF कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हम अपनी थ्योरी में पढ़ते हैं कि किसी भी आर्बिट्रेरी शेप्ड वायर के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो उसे जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो फॉर्मूला है डी फाई इक्वल टू वी वेक्टर का वैल्यू आप यहां देख पा रहे हैं, इसे हम बाद में पुट करेंगे। सो डी फाई इक्वल टू वी क्रॉस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब यहां पर एक बात पे ध्यान दें, आप डीएल वेक्टर का ओरिएंटेशन जब सेट करेंगे तो आपके डीएल के ओरिएंटेशन पे ही डी फाई का ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा। यानी मेरे कहने का अर्थ है, अगर आप डीएल वेक्टर को इस तरह से पिक करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डी फाई आपको मिलेगा वो भी इस पॉइंट के पोटेंशियल में से इस पॉइंट की पोटेंशियल को माइनस करके मिलेगा। तो जिस ऑर्डर में डीएल पिक किया जाएगा उसी ऑर्डर में डी फाई भी कैलकुलेट होगा। अगर हम जनरली थ्योरेटिकली डिस्कशन करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये वायर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड है। तो जो पार्टिकल्स इसके अंदर मूवेबल हैं, जो मूव कर रहे हैं, जिनके मोशन से पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, उन पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। तो ये टर्मिनल माइनस, ये प्लस बनेगा।
यानी इस टर्मिनल को हायर पोटेंशियल का पॉइंट होना चाहिए। अगर हम डीएल वेक्टर के ओरिएंटेशन को इस डायरेक्शन में लेंगे तो डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो वो वैल्यू भी इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का डिफरेंस होगी। क्योंकि थियोरेटिकल डिस्कशन में ये दिखाई दे रहा है कि ये हायर पोटेंशियल का पॉइंट होगा, ये लोअर का, तो क्लियरली जब हम डी फाई कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। सो इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि डी फाई का प्लस माइनस आना आपके हाथ में है, आप इसे प्लस माइनस जैसा लाना चाहे ला सकते हैं। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन चूंकि आप डिसाइड कर रहे हैं तो इसे टर्न करके आप डी फाई की वैल्यू को प्लस माइनस चेंज कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं डीएल वेक्टर को एक्स वाई कोऑर्डिनेट में बढ़ती हुई डायरेक्शन में ही कंसीडर कर रहा हूं। सो डी फाई का वैल्यू जो भी आएगा एक्सेप्टेबल है, और चूंकि हमें इस प्रॉब्लम में केवल मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन करना है, सो माइनस और प्लस का आना मैटर नहीं करेगा। ये बातें केवल मैंने आपको फर्दर किसी अलग प्रॉब्लम में डायरेक्शनल कंडीशंस को समझने के लिए बताई है। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बनेगा डी फाई इक्वल टू वी नॉट आई कैप, ये वी वेक्टर का वैल्यू मैंने पुट किया है, क्रॉस बी वेक्टर गिवन है बी नॉट 1 प्लस वाई अपॉन एल टू द पावर बीटा इंटू के कैप डॉट डीएल वेक्टर। ध्यान दें यहां पर कि इस वायर में चुने हुए एक एलिमेंट्री पीस के लिए अगर मैं डीएल वेक्टर को कंपोनेंट्स के टर्म में डिफाइन करूं तो मैं उन्हें डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप के फॉर्म में प्रेजेंट कर पाऊंगा। क्योंकि ये कंप्लीट एक्स वाई प्लेन पे बैठा हुआ है वायर, तो हमें डी जेड के कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रॉब्लम में, आप समझ सकते हैं। सो डी फाई का वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। अब थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व कर लूं तो ये बन जाएगा वी नॉट बी नॉट इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एल टू द पावर बीटा, और आई और के का जो क्रॉस होगा माइनस जे होना चाहिए। यहां पर ध्यान दें, कई बार स्टूडेंट ये देख के कंफ्यूजन करता है कि सर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपने एक साथ लिख दिए हैं और ब्रैकेट जिस तरह से बनाए हैं तो ये पता नहीं लग रहा है कि पहले डॉट करें या पहले क्रॉस करें। तो ध्यान दें, जब आप डॉट और क्रॉस को एक साथ लिखते हैं तो इस एक्सप्रेशन में किसी ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यह अंडरस्टूड है कि पहले क्रॉस ही करना होगा, क्योंकि अगर आप पहले डॉट सॉल्व करेंगे तो फिर न्यूमेरिकल नंबर से इस वेक्टर का क्रॉस नहीं हो पाएगा। सो अगर एक क्रॉस और एक डॉट को एक साथ यूज किया जाए किसी एक्सप्रेशन में तो ब्रैकेट की कोई नीड नहीं होती है। हां, अगर इसमें दोनों क्रॉस सिंबल यूज किए जाते, क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा होता, इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा होता, तो हमें ब्रैकेट लगा के ये बताना पड़ता कि पहले किस पार्ट को सॉल्व करना है। सो ये सब बातें भी बीच बीच में समझते रहें। तो वी नॉट बी नॉट 1 प्लस वाई अपॉन एल टू द पावर बीटा, आई और के का माइनस जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप बन जाएगा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो डी फाई का वैल्यू आ जाएगा वी नॉट बी नॉट 1 प्लस वाई टू द पावर बीटा अपॉन एल टू द पावर बीटा, और डी वाई वाला कंपोनेंट जे कैप को 1 देगा डॉट करने पर, तो ये डी वाई विद माइनस साइन लिखा जा सकता है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने आई कंपोनेंट की बात नहीं की, क्योंकि बच्चे बेहतर जानते हैं कि आई कंपोनेंट को जे से डॉट करने पर 0 आता है। सो हमने केवल जे कंपोनेंट को ही कंसिडर किया है। अब हमें इस डी फाई का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और इन दोनों टर्मिनल ओ और पी के बीच में कैलकुलेट करना है। सो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर ओ पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का ओ और पी पॉइंट के बीच में, उसे मैं डेल्टा फाई से प्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर ध्यान दें कि जिस ओरिएंटेशन पे आपने काम किया है तो ये डेल्टा फाई पी के पोटेंशियल से ओ के पोटेंशियल के डिफरेंस को प्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि हम जानते हैं हमें केवल मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस पे बात करनी है, तो इस माइनस साइन को मैं नेक्स्ट लाइन से ओमिट कर रहा हूं, इसे मैं हटा दूंगा यहां से, तो ये बन जाएगा वी नॉट बी नॉट, कांस्टेंट मैं बाहर ले रहा हूं, और डी वाई जब आप सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन का तो 1 का इंटीग्रेशन y बनेगा, जबकि y की पावर बीटा के लिए ये y की पावर बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 बनेगा। l की पावर बीटा कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, और जो लिमिट हमें पुट करनी होंगी, तो चूंकि ये o से p तक चल रहा है इंटीग्रेशन, तो p की लिमिट में से o की लिमिट को माइनस करना होगा। चूंकि इंटीग्रेशन y कोऑर्डिनेट पर सॉल्व किया जा रहा है, तो आप ध्यान से देखें y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 से l चेंज हो रहा है, यानी हमें लिमिट पुट करनी है 0 से l तक,
और अब अगर मैं इसे फाइनल सॉल्व करूं तो डेल्टा फाई का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो होगा वी नॉट बी नॉट वाई को एल पुट करने पर ये बन जाएगा एल प्लस एल टू द पावर बीटा प्लस 1 अपॉन एल टू द पावर बीटा, यानी मैं केवल एल लिख रहा हूं। ये आउटकम अपर लिमिट पे आया है और अब माइनस पुट करके लोअर लिमिट 0, तो आप देख पा रहे होंगे 0 लगाने पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सो मैं यहीं पर ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूं। एल को कॉमन लेने के बाद इसका फाइनल फॉर्मेट क्या बनेगा एक बार बस आप उसे देख लें। ये बन जाएगा वी नॉट बी नॉट एल इंटू 1 प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1, और मैं एलसीएम लेके अगर इसे सॉल्व कर लूं, सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो ये बन जाएगा बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 1। सो कुछ इस तरह का आउटकम आ जाएगा डेल्टा फाई के मैग्नीट्यूड के लिए, वी नॉट बी नॉट एल बीटा प्लस 2 अपॉन बीटा प्लस 1। अब 1 बाय 1 हमें ऑप्शन चेक करने होंगे, तो आइए सबसे पहला ऑप्शन है mod of delta phi is proportional to the length of the wire projected on the y axis। पहला ऑप्शन है कि डेल्टा फाई का मॉड वायर के y एक्सिस में प्रोजेक्शन की लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस वायर का जो y एक्सिस में प्रोजेक्टेड लेंथ है वो l है और डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड l के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में डेल्टा फाई के मैग्नीट्यूड को बीटा बराबर 0 पर चेक किया गया है। एक बार बीटा को 0 रख के हम देखना चाहेंगे, तो बीटा को 0 पुट करने पर यह आएगा 2 वी नॉट बी नॉट एल, लेकिन गिवन है हाफ वी नॉट बी नॉट एल, सो ये गलत ऑप्शन है। अगर ये 2 वी नॉट बी नॉट एल होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता। डेल्टा फाई का अगला वैल्यू चेंज करके दिया गया है बीटा इक्वल टू 2 के लिए, तो बीटा को 2 पुट करने पर यह आएगा 4 अपॉन 3 वी नॉट बी नॉट अपॉन एल, और ये एग्जैक्टली यही दिया हुआ है, तो इसे एक सही ऑप्शन माना जाएगा। लास्ट ऑप्शन सुने, डेल्टा फाई मॉड remains the same if the parabolic wire is replaced by a straight wire y equal to x initially of length √2l। यानी अगर आपने इस पैराबोलिक वायर को चेंज करके एक स्ट्रेट वायर लिया होता जिसकी लेंथ √2l होती और जिसके ओरिएंटेशन को y इक्वल टू x से प्रेजेंट किया जाता, यहां पर ध्यान दें y इक्वल टू x से जिस वायर को प्रेजेंट किया जाएगा वो वायर x और y एक्सिस के बीचों बीच बनाया जाएगा, यानी उसका ओरिएंटेशन x और y दोनों एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल मेंटेन करेगा। सो इस वायर को जब बनाया जाएगा और इसकी लेंथ को √2l रखा जाएगा तो कुछ इस तरह का पिक्चर आप देख पाएंगे। मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, आप इस पिक्चर को एक बार देखें। यह पिक्चर कुछ इस तरह बनेगा कि इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों l होंगे, ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये लेंथ √2l क्वेश्चन में गिवन है। सो y इक्वल टू एक्स वायर को अगर प्लेस किया जाए x और y कोऑर्डिनेट के बीच में तो 45 डिग्री स्लोप की एक लाइन बनेगी, दोनों एक्सिस पे एल इंटरसेप्ट कटेंगे। तो आपको क्या बताना है, ऑप्शन सुने, डेल्टा फाई मॉड रिमेन्स द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर y इक्वल टू x इनिशियली ऑफ लेंथ √2l। यानी अगर आप स्ट्रेट वायर से इस पैराबोलिक वायर को रिप्लेस कर दें तो भी इसके दो टर्मिनल के बीच में वही डेल्टा फाई मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस मेंटेन होगा जो इस वायर में हुआ था। तो ध्यान दें, जब हमने इस पैराबोलिक वायर के लिए डी फाई का वैल्यू कैलकुलेट किया था और फाइनली डेल्टा फाई मैग्नीट्यूड निकाला था, तो क्या इस डिस्कशन में कहीं पर भी हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो कि पैराबोला का शेप गिवन है उसका जिक्र किया था? तो मेरा जवाब है नहीं किया था। हमने इस पूरे डिस्कशन में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वेशन को कहीं पर भी यूज नहीं किया, यानी उसे यूज किए बिना ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। तो इससे हमें ये बात पता लग जाती है कि ये प्रॉब्लम उस शेप जिस वायर पर ईएमएफ डेवलप करना है दो टर्मिनल के बीच में, उस वायर के ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। इस प्रॉब्लम का आउटकम केवल उस वायर में y कोऑर्डिनेट के एक्सटेंशंस पर डिपेंड कर रहा है, और इस वायर वाले केस में यह कहा गया है कि वायर को ऐसे प्लेस किया गया है कि उसका कोऑर्डिनेट y एक्सिस में 0 to l वेरी कर रहा है, जो कि वही है जो पैराबोलिक वायर के केस में है। सो इस चेंज से आउटकम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। सो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन के रूप में पिक किया जा सकता है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें
कि इस पूरे प्रॉब्लम में इस पैराबोलिक वायर की इक्वेशन को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कहीं यूज नहीं किया गया है। एक बात यहां पर मैं बच्चों को बता देना चाहूंगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस तरह दी हुई पाथ की इक्वेशन तब यूज की जाती है किसी प्रॉब्लम में जब उसमें वेरिएबल कनेक्टिविटी का केस बनता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बी नॉट का मैग्नीट्यूड इस तरह से न देके x के टर्म में दिया गया होता, यहां पर ध्यान दें, अगर ये इक्वेशन 1 प्लस एक्स अपॉन एल टू द पावर बीटा होती तो फिर x की पावर बीटा इंटू डी वाई कुछ इस तरीके का स्टेप आपके सामने होता। आपका जो इंटीग्रेशन होता उसमें x टू द पावर बीटा इंटू डी वाई का टर्म आता और फिर dy और x वेरिएबल में आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते। तब पैराबोला की इक्वेशन की हेल्प से आपको x या dy में से किसी एक वेरिएबल को अदर वेरिएबल में चेंज करना पड़ता और फिर ये वो स्टेज होती जहां पर आप इक्वेशन को यूज करते। सो नॉर्मली इस प्रॉब्लम में कहीं पर हमको पाथ की इक्वेशन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो ये फोर्थ ऑप्शन जो हमने पढ़ा अभी कि अगर इस पैराबोला को वायर से चेंज किया जाए जिसका एक्सटेंशन वाई एक्सिस के अलोंग उतना ही हो जितना इस पैराबोला का है, तो इस ऑप्शन को बिना देर लगाए एक करेक्ट ऑप्शन के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। ऑप्शन में बोला गया है कि इस केस में उतना ही ईएमएफ डेवलप होना चाहिए दो टर्मिनल के बीच में जितना डेवलप होता अगर ये पैराबोला होता, तो इस ऑप्शन को एक करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। थैंक यू।